विरोध के समय भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पिछले 7 महीने से जेल में बंद डॉक्टर कफील को देर रात मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल दोपहर में ही कफील को जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में डॉक्टर कफील पर रासुका लगाए जाने को गलत ठहराया था। जेल से बाहर आते ही डॉक्टर कफील ने दावा किया कि उनके खिलाफ झूठा केस बनाया गया था। डॉक्टर कफील को इसी साल 13 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और तब से वो जेल में ही बंद थे। अलीगढ़ प्रशासन ने उन पर रासुका भी लगाया था। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस मामले की सुनवाई 15 दिन के भीतर खत्म करने को कहा था। डॉक्टर कफील फिलहाल केरल और असम जाकर कोरोना से पीड़ित लोगों को मेडिकल मदद देना चाहते हैं। मैं जुडिशरी का बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्डर दिया जिसमें उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक झूठा, बेसलेस और एक फिक्शियस केस, मतलब बिना बात के एक ड्रामा करके एक केस बनाया और मुझे 8 महीने तक इस जेल में 5 दिन तक बिना खाना दिए हुए, बिना पानी दिए हुए इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया। कोरोना संकट की वजह से लंबे वक्त तक चले विरोध के बावजूद देश भर में जेईई की परीक्षाएं शुरू हो गईं। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोरोना के खतरे से बचाव के इंतजाम भी किए गए ताकि बिना किसी डर के सभी छात्र अपनी परीक्षा दे सकें। कोलकाता के एक परीक्षा केंद्र के बाहर भी छात्रों की स्क्रीनिंग और उनके हाथों को सैनिटाइज करवाने का इंतजाम नजर आया। साथ ही कतार में खड़े छात्रों के बीच जरूरी दूरी बनी रहे, इसलिए जमीन पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान भी बने दिखे। हम लोग 2 साल से प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो अभी मतलब आने के वजह और कुछ चारा नहीं था। जम्मू के एक परीक्षा केंद्र से सामने आई तस्वीरों में भी स्क्रीनिंग और हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही सभी छात्र अंदर जाते नजर आए। बताया गया कि परीक्षा केंद्रों के अंदर हर एक कमरे में छात्रों के बैठने की व्यवस्था नियमों के तहत ही की गई, ताकि उन्हें कोरोना के खतरे से बचाया जा सके। हर सीट के बीच में डिफरेंस था, सैनिटाइज प्रॉपर हुआ है, बढ़िया था सब कुछ। जम्मू के इस परीक्षा केंद्र में लद्दाख और कश्मीर घाटी से भी कई छात्र जेईई की परीक्षा देने पहुंचे। कोरोना संकट की वजह से लंबे वक्त तक चले विरोध के बावजूद देश भर में जेईई की परीक्षाएं शुरू हो गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोरोना के खतरे से बचाव के इंतजाम भी किए गए। राजस्थान के जालौर में एक लड़के के साथ बेरहमी से मारपीट करने का दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये घटना 10 दिन पुरानी बताई गई और आरोप है कि पुलिस ने अब तक इस मामले में किसी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वो निशाने पर आ गई। इस वीडियो में कुछ लोग एक लड़के को बंधक बनाकर उसे बेरहमी से पीटते नजर आए। वीडियो में दिख रहे आरोपियों पर आपत्तिजनक हरकत करने का भी आरोप लगा। जिस लड़के को पीटा गया वो बाड़मेर का बताया जा रहा है, जिसने 10 दिन पहले आरोपियों के खिलाफ जालौर पुलिस को शिकायत दी थी। लेकिन दावा है कि पुलिस ने इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और आरोपियों की पहचान होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। बाढ़ से बेहाल पाकिस्तान के कराची में एक हफ्ते से बिजली न आने पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। बाढ़ से बिगड़े हालात की वजह से कराची के लोग पहले ही इमरान खान की सरकार से नाराज हैं और एक हफ्ते से उनके घरों में बिजली न आने पर लोगों का सब्र भी जवाब दे गया। कुछ लोगों ने कराची की सड़कों पर गाड़ियों के टायर, पत्थर और डंडे रखकर उन्हें जैम कर दिया और इमरान सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। कराची के हालात ये हैं कि पिछले कई दिनों से वहां के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं और लोग बिना बिजली के अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में तो एक आदमी अपने मकान के अंदर भरा पानी बाहर फेंकता नजर आया, जबकि बाढ़ आए वहां 1 हफ्ता होने को है। इस वक्त जो साइज है, आपको ऐसा लगेगा कि केंजर झील के अंदर लोगों ने बिल्डिंग बना दी है। बताया गया कि कुछ दिन पहले जब कराची में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बने थे तो सरकार ने पूरे शहर की बिजली काटने के आदेश दे दिए थे। हालांकि अब वहां बारिश थम चुकी है और कुछ इलाकों से पानी भी निकल चुका है, लेकिन अभी तक बिजली की सप्लाई बहाल नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में ज्योतिर्लिंग पर शुद्ध दूध को छोड़कर दूसरी किसी भी सामग्री के चढ़ाने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश ज्योतिर्लिंग की सुरक्षा के लिए दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, जिसने अब अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उज्जैन का शिवलिंग धीरे धीरे घिस रहा है। इसके पीछे एक कारण बताया गया कि श्रद्धालु शिवलिंग पर दूध के साथ साथ कई और सामग्री भी चढ़ाते हैं, जिससे शिवलिंग को नुकसान हो रहा है। यानी अब शिवलिंग पर घी, शहद और दही जैसी चीजें नहीं चढ़ेंगी और ना ही श्रद्धालु शिवलिंग को रगड़ पाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने मंदिर के रखरखाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार को जरूरी फंड देने के आदेश दिए भी हैं।
इराक की राजधानी बगदाद में आग बबूला लोगों ने एक टीवी चैनल के दफ्तर में आग लगा दी। बताया गया कि मुहर्रम के महीने में चैनल ने म्यूजिक कॉन्सर्ट दिखा दिया था, जिसे लोगों ने उनके धर्म का अपमान माना और गुस्से में चैनल के दफ्तर को ही फूंक दिया। आग में दफ्तर का सारा सामान जलकर राख हो गया और प्रदर्शनकारियों के चेहरों पर बड़ी मुस्कुराहट आ गई। दफ्तर को जलाकर उन्होंने जाने कौन सी जंग फतेह कर ली कि वो विक्ट्री साइन दिखाने लगे, झंडे फहराने लगे। वो मुहर्रम के मौके पर मातम भी मनाते दिखे। जलते दफ्तर के आगे ये लोग अमेरिकी हमले में मारे गए ईरानी सेना के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी के पोस्टर लेकर तस्वीर खिंचाते भी नजर आए। मौके पर ही सुरक्षा बल के जवान भी दिखे, लेकिन आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश नहीं की। यूपी में राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को खत्म करने का फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन लागू होता था, लेकिन योगी सरकार ने इसे अब खत्म करने का फैसला लिया है। हालांकि अब प्रदेश में सिर्फ रविवार को ही बाजार और दुकानें बंद रहेंगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हजरत बल दरगाह गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्रीनगर में हजरत बल दरगाह पहुंचे और राज्य में शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली। दिल्ली के पास गाजियाबाद में कुछ चोरों ने एक्सिस बैंक के एटीएम से पैसे चुरा लिए। इन चोरों ने गैस कटर से एटीएम को काटकर इस वारदात को अंजाम दिया। आशंका है कि वो अपने साथ लाखों की नकदी चुरा ले गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला से 2 संदिग्ध गिरफ्तार कर लिए गए। एक दिन पहले सेना के काफिले पर ग्रेनेड से हमला हुआ था, जिसमें 7 नागरिक घायल हो गए थे। आरोप है कि गिरफ्तार संदिग्ध इसी हमले में शामिल थे। टाइगर श्रॉफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में वो कसरत के दौरान 220 किलो का वजन उठाते दिखाई दिए। गुजरात सरकार गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक खुलेआम हिंसा, धमकी और मारपीट करने वालों के खिलाफ द गुजरात गुंडा एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान होगा। साथ ही दोषियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि मामला दर्ज करने से पहले आईजी और पुलिस कमिश्नर से इजाजत लेनी होगी। इसके अलावा ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए अलग से अदालतें भी बनेंगी, ताकि मामलों का निपटारा जल्द हो पाए। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के एक सरकारी अस्पताल में बारिश का पानी घुसने से मरीज बेहाल हो गए। वहां रात भर बारिश होने से ऐसे हालात बने, जिससे मरीजों की दिक्कतें बढ़ गईं। अस्पताल का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं दिखा जहां पानी नहीं भरा हो। मेन गेट से लेकर हर एक वार्ड में बारिश का पानी घुस गया। इन्हीं हालात में डॉक्टर मरीजों की जांच करते नजर आए। यहां तक कि अस्पताल के फर्श पर जगह जगह रखा सामान भी पानी से खराब हो गया। मरीजों के परिवार वाले भी वहां परेशान होते दिखे। अस्पताल के बाहर भी हालात बदतर ही मिले। सड़क का तो नामो निशान ही मिट गया। ऐसे में जो मरीज अस्पताल पहुंचे, उन्हें अंदर जाने के लिए काफी मुश्किलें उठानी पड़ी। एक मरीज को तो सड़क पर पानी भरा होने की वजह से स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल के अंदर ले जाया गया। इस बीच सड़क पर भर रहे पानी को खत्म करने का काम शुरू कर दिया गया। अफगानिस्तान के गर्देज में तालिबान के एक मिलिट्री बेस पर हमले में वहां के सुरक्षा बल के 3 जवानों की मौत हो गई, जबकि 5 बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना की सामने आई तस्वीरों में इस मिलिट्री बेस की बिल्डिंग किसी उजाड़ इमारत की तरह दिखाई दी। खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। बाहर खड़ी कारों को भी काफी नुकसान पहुंचा। बताया गया कि मिलिट्री बेस को निशाना बनाने के लिए उसके एंट्री गेट पर एक कार में आत्मघाती हमला किया गया, जिसके बाद 2 आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि सुरक्षा बल ने दोनों को मार गिराया। यह हमला उस वक्त हुआ है जब सरकार के तालिबान के साथ शांति समझौते पर फैसला लेने वाली एक परिषद अपना काम शुरू करने वाली है। चीन के दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना की पोर्क इंडस्ट्री में निवेश की योजना पर ब्यूनस आयर्स में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। अर्जेंटीना की सरकार चीन को सूअर का मांस निर्यात करने के लिए एक करार करना चाहती है, लेकिन अर्जेंटीना के लोगों का आरोप है कि इस डील के बाद चीन वहां बड़ी संख्या में पिग फार्म खोल देगा, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और महामारी का खतरा भी बढ़ेगा। इसलिए विरोध जताने के लिए सैकड़ों लोग हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर सड़कों पर निकल आए। अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए लोगों ने राष्ट्रपति के दफ्तर तक मार्च निकाला। इस दौरान लोग काफी आक्रामक दिखे। कुछ प्रदर्शनकारी तो चेहरों पर सूअर के मुंह वाले मुखौटे लगाकर पहुंचे। No queremos que se firme de ninguna manera
se van a matar 100 millones de cerdos al año. इस करार में अर्जेंटीना के चीन को अगले 4 साल में 9 लाख टन सूअर का मीट देने की बात है, लेकिन इसके खिलाफ प्रदर्शनों के बाद वहां सरकार ने इस डील को नवंबर तक टाल दिया है। वाराणसी के नाविकों की एक्टर सोनू सूद ने मदद की। एक्टर सोनू सूद ने वाराणसी में रोजी रोटी की समस्या से जूझ रहे करीब 350 नाविकों को राशन के पैकेट भिजवाए। बताया गया कि ट्वीट के जरिए सोनू सूद से इन लोगों ने मदद मांगी थी। ये राशन किट आया है फिल्म अभिनेता सोनू सूद सर के सहयोग से आया है और ये जो बनारस में जो काशी में नाविक हैं जो नाव चलाते हैं उनको दिया गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2312 नए मामले सामने आए, जबकि इस महामारी से एक दिन में 18 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने तस्करों के पास से 15 पिस्तौल भी बरामद किए। इनके पकड़े जाने से शहर में जो गंभीर वारदातें होने की संभावना थी उस पर रोक लगी है। यूपी के मेरठ में सीवर में गिरे घोड़े को रस्सी की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये घोड़ा सड़क पर चलते हुए खुले हुए सीवर में गिर गया था। राजस्थान की बूंदी में कई लोगों को सड़क पर पटक कर घायल करने वाले एक आवारा सांड ने दम तोड़ दिया। बताया गया कि कुछ दिनों से ये सांड बीमार था। इटली में एक जहाज में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि जहाज के इंजन में आग लगी और एक विस्फोट हुआ, जिसके बाद पूरा जहाज आग की लपटों में घिर गया और उससे काला धुआं निकलता दिखाई दिया। ऐसे में जहाज में सवार लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई, जिसके बाद उन्हें बचाने की कवायद शुरू हो गई। गोताखोर इन लोगों को वहां मौजूद एक नाव तक पहुंचाने की कोशिश में जुट गए। पानी में जान बचाने के लिए एक ट्यूब की भी मदद ली गई, लेकिन 3 जिंदगियों को बचाया नहीं जा सका। सुशांत की मौत के मामले में मंगलवार को सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के माता-पिता से पूछताछ की। ये पूछताछ करीब 8 घंटे तक चली। ये पहली बार है जब सीबीआई ने इस मामले में रिया के माता-पिता से पूछताछ की हो। इसके अलावा सीबीआई आज एक बार फिर इन लोगों से पूछताछ कर सकती है। ईडी भी रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से कई बार पूछताछ कर चुकी है। इस बीच उसने बैंक अकाउंट और उनके लॉकर को लेकर भी सवाल जवाब किए गए थे। सीबीआई ने पूछताछ के समय रिया के माता-पिता से सुशांत और रिया के संबंधों को लेकर कई सवाल किए। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने पूछा कि आपको रिया सुशांत के रिश्तों का कब पता है? क्या आपको पता था कि रिया सुशांत के साथ उनके घर में रहती हैं? क्या रिया सुशांत के झगड़े की जानकारी आपको पता थी? आप सुशांत से कितनी बार मिले और कितनी बार फोन पर बात हुई? क्या रिया ने सुशांत की बीमारी के बारे में आपको बताया था? क्या आपके और सुशांत के बीच पैसे का लेन देन हुआ था? आपने सुशांत रिया की कंपनी के लिए अपना पता क्यों दिया? रिया और शोविक इन कंपनियों में पार्टनर कैसे बने? और क्या आपको पता है कि रिया और शोविक ड्रग्स लेते हैं? पंजाब के जलंधर में मोबाइल फोन छीनकर भाग रहे 2 बदमाशों से 15 साल की एक लड़की बीच सड़क पर भिड़ गई। खौफ से भर देने वाली इस घटना के कई सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए, जिनमें एक बदमाश उसके हाथ से मोबाइल फोन छीनकर भागते हुए दिखाई दिया, लेकिन वो घबराई नहीं और ना ही उसने बदमाश को वहां से जाने दिया। वो बेखौफ होकर उसके पीछे दौड़ पड़ी। इसी दौरान उसका एक साथी बाइक पर वहां पहुंच गया और बदमाश कूदकर उस पर बैठ गया, लेकिन 15 साल की कुसुम ने उसे छोड़ा नहीं। उसने उसे पीछे से दबोच लिया। इसी खींचतान में बदमाश के हाथ से एक धारदार हथियार नीचे गिर गया। वो संभल भी नहीं पाया था कि लड़की ने उसे घसीटकर नीचे उतार दिया। बदमाश ने भागने के लिए उसे घूंसे मारने शुरू कर दिए। उसने नीचे से धारदार हथियार उठाकर उस पर कई वार भी किए, लेकिन वो तब भी नहीं डरी और बदमाश इतनी कोशिशों के बाद भी खुद को छुड़ा नहीं पाया, जिसके बाद उसने उसके साथ मारपीट भी की। इस घटना के दौरान इलाके में शोर मचा तो आसपास रहने वाले लोग वहां इकट्ठा हो गए, जिनमें एक आदमी दौड़कर मोटरसाइकिल सवार के पीछे भागते हुए दिखा। इलाके के लोग निकल आए तो उसने बाइक दौड़ा दी और वो वहां से रफूचक्कर हो गया। लेकिन जिस बदमाश ने मोबाइल छीना था उसे लड़की ने नहीं छोड़ा। वो जख्मी हालत में उसे लेकर नीचे गिर गई, पर उसने हार नहीं मानी। कई लोगों के वहां पहुंचने के बाद बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि 15 साल की कुसुम को इस घटना में कई चोटें आईं। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। इस घटना में उसका मोबाइल फोन भी बदमाश से बरामद कर लिया गया। लॉकडाउन में गरीब मजदूरों को उनके घर पहुंचाने वाले अभिनेता सोनू सूद वाराणसी के नाविकों के लिए भी एक हीरो की तरह मदद के लिए आगे आए हैं। सोनू सूद की तरफ से वाराणसी में नाव चलाकर अपने परिवार का पेट पालने वाले 350 परिवारों को राशन पहुंचाया गया है। लॉकडाउन की वजह से वाराणसी में नाविक समाज का कामकाज पूरी तरह से बंद हो गया है। इसकी वजह से परिवारों के सामने खाने पीने की समस्या थी।
जिसके बाद इन लोगों ने ट्वीट के जरिए अभिनेता सोनू सूद से मदद मांगी थी। ट्वीट पर मदद मांगने के महज 5 घंटे के भीतर ही सोनू सूद ने न सिर्फ मदद का भरोसा दिया बल्कि उनके घरों तक राशन किट भी पहुंचा दी। तुरंत मिली इस मदद के बाद यहां के नाविक परिवारों ने सोनू सूद का धन्यवाद किया है। सीधे सोनू सूद को ट्वीट किया, मुझे लगा कि इतने सोनू सूद इतना सबको सहयोग कर रहे हैं, नागरिकों का भी भला हो जाएगा, तो यही उम्मीद के साथ ट्वीट किया। सोनू सूद का तुरंत रिप्लाई आया कि शाम तक राशन पहुंच जाएगा। हमारे पास राशन आ चुका है, 350 राशन किट जो डिमांड किए थे आ चुका है। हम लोगों ने अभी आज दशाश्वमेध घाट के राशन किट डिस्ट्रीब्यूट किया है। इससे हमारे यहाँ दिक्कत बहुत थी, इस समय सबसे ज़्यादा खाने की समस्या थी, जिससे इस समय सोनू सूद सर जी हमारे लिए परिचय बन कर आए हैं, रियल हीरो के जैसे। राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर समेत कई जिलों में हुई भारी बारिश की वजह से वहां बाढ़ के हालात बन गए। बारिश की सबसे ज्यादा मार जैसलमेर इलाके के लोगों पर पड़ी, जहां कई घंटे हुई बारिश के बाद पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। इस सैलाब ने वहां लोगों के खेतों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। कई एकड़ खेत पूरी तरह पानी में डूब गए और उनके किनारे खड़े लोग बेबस होकर देखते रहे। जैसलमेर के एक इलाके में कई मकानों के पास से बारिश का पानी उफनती नदी की तरह बहता नजर आया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक बरसाती नाले को पार करने की कोशिश में हादसे का शिकार हुई एक गाड़ी भी नजर आई। जैसलमेर के अलावा जोधपुर के शेरगढ़ इलाके में भी कई घंटों तक लगातार हुई बारिश की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गईं। बारिश के बाद सड़कों पर जमा पानी वहां कई लोगों की दुकानों में घुस गया और लोग घंटों तक उस पानी को निकालने की कोशिश करते रहे। आज करोड़ों रुपए से निवेदन है, जल्दी से कुछ न कुछ करें। बारिश ने अपना असर उदयपुर में भी दिखाया और वहां भी कई इलाकों में पानी भरा नजर आया। इस आसमानी आफत के बीच मौसम विभाग ने जोधपुर, जैसलमेर और भीलवाड़ा समेत राजस्थान के 10 जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक को चिट्ठी लिखी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को एक खत लिखा और फेसबुक पर भेदभाव का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने फेसबुक के कुछ अधिकारियों पर पिछले लोकसभा चुनाव में एक विचारधारा से जुड़े लोगों के पेज हटाने का दावा किया। साथ ही उन्होंने फेसबुक को निष्पक्ष होने की सलाह दी। रेप के दोषी आसाराम को गिरफ्तार करने वाले आईपीएस अधिकारी अजय पाल लांबा ने एक किताब लिखी जो 5 सितंबर को लॉन्च होगी। इस किताब में गिरफ्तारी के दौरान आसाराम से जुड़ी कई घटनाओं का जिक्र है। साथ ही इसमें अजय पाल लांबा ने यह भी आरोप लगाया कि आसाराम की तरफ से गवाहों पर दबाव बनाया गया था और उन्हें बम से उड़ाने की भी धमकी दी गई थी। हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसमें चंचल मिश्रा, उसको तो बम ब्लास्ट में उड़ाने वाले हैं, उसकी गाड़ी में बम लगा के उड़ाने वाले हैं। इस तरह तक की चीजें उस समय तक इसमें सामने आई थी। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे पर खींचतान बढ़ गई। खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को तेजस्वी यादव की ओर से कोई तवज्जो नहीं दी गई और अब वो कांग्रेस के सहारे हैं। हालांकि पार्टी के नेता इस पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। रहा सवाल सीट बंटवारों का, तो हमें ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले सब कुछ साफ हो जाएगा। जबकि आरजेडी ने इसे गठबंधन धर्म की मजबूरी बताकर बेफिक्री जताई। जो गठबंधन दल में लोग रहते हैं वो करते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स। सैफ अली खान और अर्जुन कपूर पहली बार साथ नजर आएंगे। दोनों एक हॉरर कॉमेडी फिल्म में काम करेंगे। पवन कृपलानी के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म का नाम भूत पुलिस होगा, जिसकी शूटिंग इस साल के आखिर में शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बल ने आतंकियों के ठिकाने पर छापेमारी की। एलओसी के पास हुई इस छापेमारी में बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक जब्त किए गए। ये हथियार पाकिस्तान ने कश्मीर में मौजूद आतंकियों के लिए भिजवाए थे, लेकिन सुरक्षा बल ने वक्त रहते कार्रवाई की और इन्हें बरामद कर लिया। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। खबर है कि राज्य की 110 से 115 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में 100 से 105 सीटें आ सकती हैं। वहीं एनडीए में शामिल रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को 25 से 27 सीटें मिल सकती हैं और अगर जितन राम मांझी एनडीए में शामिल होते हैं तो उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को जेडीयू अपने कोटे से सीटें देगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर के चौबेपुर थाने में शुद्धिकरण के लिए हवन किया गया। बताया गया कि बिकरू कांड के बाद पूरे इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पूजा की गई और चौबेपुर थाने में पुलिस वालों ने हवन किया। बताया गया कि यह हवन थाने के शुद्धिकरण के लिए हुआ, क्योंकि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए गए 8 पुलिस वालों की जान चली गई थी। बिकरू कांड के 60 दिन बाद हुए हवन की वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी भी हुई, क्योंकि उन्हें अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए इंतजार करना पड़ा।
वहीं इस बारे में जब पुलिस के आला अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने इसे सामान्य पूजा बता दिया। पंडित जी हैं, उनकी रूटीन की पूजा वहाँ मंदिर पर होती रहती है। आज संभवतः मंगलवार का दिन था, इसलिए उन्होंने पूजा किया था। बिकरू कांड के वो सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जिनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कोरोना संकट के कारण लोगों को लोन पर दिया गया मॉरेटोरियम 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामे के जरिए दी और ये बताया कि 31 अगस्त को खत्म हुआ 6 महीने का मॉरेटोरियम 2 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। मॉरेटोरियम के समय हर तरह के लोन पर लोगों को EMI ना भरने की छूट देता है, लेकिन केंद्र सरकार ने हलफनामे में यह भी साफ कर दिया कि हर वर्ग को राहत नहीं दी जा सकती है। इसलिए सरकार मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए ये तय करेगी कि किस सेक्टर को राहत देनी है। कोर्ट में कहा गया था कि मॉरेटोरियम के समय EMI ना भरने वाले लोगों से बैंक चक्रवृद्धि ब्याज ले रही हैं, जिसकी वजह से मॉरेटोरियम राहत देने की जगह लोगों की मुश्किल बढ़ाने वाला है। लेकिन केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में ये साफ नहीं किया कि EMI पर लगने वाला ब्याज माफ होगा या नहीं होगा। केंद्र के जवाब दाखिल करने के बाद कोर्ट में इस मुद्दे पर फिर से सुनवाई होगी। जापान में आसमान में उड़ने वाली एक कार की टेस्ट फ्लाइट कामयाब रही, लेकिन हवा में उड़ना ही इस कार की इकलौती खासियत नहीं है। बात यह है कि ये प्रदूषण भी नहीं फैलाती क्योंकि ये बिजली से चलती है। और इसका सबूत दुनिया के सामने पेश करने के लिए जापान के आइची में स्टार्टअप के कर्मचारी टेस्ट फ्लाइट की तैयारी में जुटे नजर आए। इसके बाद एक पायलट उड़ने वाली इस कार में बैठा और कार जिस जगह खड़ी थी वहीं से आसमान में उड़ने लगी, किसी हेलीकॉप्टर की तरह। यानी इसके लिए लंबे चौड़े रनवे की जरूरत नहीं। कार के हवा में पहुंचते ही इसे बनाने वाले इंजीनियरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी मेहनत रंग लाई तो वो तालियां बजाते और कूदते नजर आए। ये कार हवा में बिना किसी दिक्कत के उड़ती दिखी और कुछ देर हवा में मंडराने के बाद इसने आराम से लैंडिंग भी कर ली। दावा है कि ये कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भी पकड़ सकती है। ये है भी कॉम्पैक्ट, ज्यादा जगह नहीं घेरती। यूपी के बागपत में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई, जिसके बाद कुछ ही देर में ये कार आग के गोले में तब्दील हो गई और उससे भीषण लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक कार जलकर बर्बाद हो चुकी थी। हादसे की वजह से सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी भी बनी रही। हालांकि बाद में वहां पहुंची पुलिस ने हालात काबू में कर लिए। बताया गया कि हादसे के वक्त कार में 2 लोग मौजूद थे, जो आग लगते ही कार से निकल गए। चेक गणराज्य की संसद सेनेट के स्पीकर मिलोस के ताइवान पहुंचते ही चीन भड़क गया, लेकिन ताइवान पहुंचे मिलोस ने चीन को खुली चेतावनी दे डाली। यहां तक कि दुनिया के बाकी मुल्कों को भी चीन से सावधान किया और 2 टूक कहा कि केवल 2 ही विकल्प हैं, पहला युद्ध और दूसरा बेइज्जती। मिलोस ताइवान की राजधानी ताइपे में है और उनकी इस यात्रा से चीन पहले से भड़का हुआ है। ताइवान को चीन का हिस्सा बताने वाला चीन मिलोस की यात्रा को चीन के लोगों का अपमान कह चुका है। चीन ने मिलोस की यात्रा के लिए चेक गणराज्य को भारी कीमत चुकाने की धमकी भी दी है, लेकिन मिलोस पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। मिलोस ने दुनिया के बाकी देशों से भी इतिहास से सबक लेने की अपील कर डाली। मिलोस ने साफ कहा कि ताइवान की कुर्बानी देकर चीन को खुश करने की कोशिश भारी पड़ सकती है। ताइवान के मुद्दे पर इससे पहले अमेरिका भी चीन को खरी खोटी सुना चुका है। तेलंगाना के खम्मम में मौत से गुस्साए लोगों ने एक पार्षद पर हमला कर दिया। तेलंगाना के खम्मम में एक लड़के की मौत से गुस्साए लोगों ने एक पार्षद पर हमला कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि लड़के की हत्या की गई और इस साजिश में इलाके का पार्षद भी शामिल था। हैदराबाद में पुलिस ने ESI की पूर्व निदेशक और एक कर्मचारी के घर से बरामद करीब 4.5 करोड़ का कैश जब्त कर लिया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एम्बुलेंस नहीं मिलने के बाद एक गर्भवती महिला को उसके परिवार वाले चारपाई पर अस्पताल लेकर पहुंचे। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक्टर पवन कल्याण का 40 फीट का पोस्टर लगाते वक्त करंट लगने से 3 लड़कों की मौत हो गई। रिया के बाद सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी ने भी सुशांत के परिवार पर हमले शुरू कर दिए। इस केस में रिया के साथ श्रुति भी जांच एजेंसियों के रडार पर है, लेकिन श्रुति के वकील ने आरोप लगाया कि सुशांत का परिवार जानबूझकर खुदकुशी को हत्या साबित करने की कोशिश में जुटा हुआ है, जिसके पीछे सुशांत का लाइफ इंश्योरेंस है, क्योंकि बीमा कंपनी आत्महत्या साबित होने पर क्लेम की रकम नहीं देती है। वकील अशोक सरावगी का दावा है कि सुशांत ने 14 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस लिया था, जिसके लिए वो 10 लाख रुपए प्रीमियम भरते थे। ये आरोप भी लगाया गया कि सुशांत की बहनें उनके पैसों और प्रॉपर्टी पर पूरा कंट्रोल रखना चाहती थी, इसलिए सुशांत अपनी बहनों से परेशान थे।
इंश्योरेंस की रकम के लिए मौत को हत्या साबित करने की कोशिश का इल्जाम रिया के वकील ने भी सुशांत के परिवार पर लगाया। हालांकि सुशांत के परिवार के वकीलों ने इन सारे आरोपों को गलत बताया, लेकिन श्रुति के वकील अपने दावे पर अड़े हुए हैं। 14 करोड़ का बीमा था और शायद बीमे की रकम जो है अनलेस की अबेटमेंट की बात आती है सुसाइड के लिए या हत्या की बात आती है, तब तक बीमा कंपनी रिलीज नहीं करती। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में नियमों के तहत भक्तों ने गणेश विसर्जन किया। महामारी की वजह से इस साल प्रशासन की तरफ से गणेश की विदाई के लिए लोगों को जुटने की इजाजत नहीं मिली, जिस वजह से मुंबई की गिरगांव चौपाटी पर पुलिस और बीएमसी ने तैयारियां पूरी कर ली। लोग गणेश विसर्जन के लिए समुद्र में न जाएं, इसके लिए वहां बैरिकेडिंग की गई। हर साल बड़ी संख्या में लोगों से भरी रहने वाली चौपाटी पर किसी तरह की भीड़भाड़ नहीं दिखी। जो सार्वजनिक गणपति पंडाल हैं, वहां से सिर्फ 5 लोगों को विसर्जन स्थल तक जाने की इजाजत होगी, जबकि घर पर बिठाए गए गणपति को विसर्जित करने के लिए सिर्फ 2 लोगों को यहां पर लिया जाएगा। और नागपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां एक इलाके के कुछ लोगों ने तालाब बनाकर उसमें गणेश विसर्जन किया। ऐसे में कुछ भक्तों ने गणेश की आराधना करते हुए नारे लगाने शुरू कर दिए। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। गणेश विसर्जन से पहले कुछ लोग विधि विधान से पूजा पाठ करते नजर आए। गणेश विसर्जन के दौरान ये लोग मुंह को मास्क से ढके दिखाई दिए और सभी ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हुए ही गणेश को विदा किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट से डॉक्टर कफील खान को राहत मिल गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, अदालत ने एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन्हें हिरासत में लेने और हिरासत की समय सीमा बढ़ाने को भी गैर कानूनी करार दिया। इससे पहले पुलिस ने उन्हें फरवरी में नागरिकता कानून के खिलाफ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दिल्ली में टैक्सी ड्राइवरों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और चालान का नियम बदलने की मांग की। इन ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें कोरोना संकट के दौरान बार-बार चालान भरने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि उनकी टैक्सी की स्पीड 40 से ऊपर होने पर चालान भेज दिया जाता है। ऐसे में उन्होंने इस नियम को बदलने की मांग की। इस प्रदर्शन में कुछ टैक्सी यूनियन के साथ ओला और उबर कैब ड्राइवर भी शामिल रहे। 160 चालान आ रखे हैं लोगों के। देखो भाई साहब के 160 चालान 2-2 हजार रुपए के। गाड़ी की वैल्यू नहीं है 1.5 लाख रुपए। यूपी के आगरा में एक अस्पताल पर एक नवजात का सौदा करने का आरोप लगा, जिसके बाद इस अस्पताल को सील कर दिया गया। दावा है कि अस्पताल में बच्चे के जन्म के बाद उसका परिवार 35,000 का बिल नहीं चुका पाया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने इस नवजात को किसी दूसरे को सौंप दिया और बच्चे के मां बाप को कुछ रकम देकर अस्पताल से भगा दिया। आईपीएल शुरू होने से पहले विराट कोहली की टीम आरसीबी को भी झटका लगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज केन रिचर्डसन ने अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने इसके पीछे पारिवारिक वजह बताई। अब रिचर्डसन की जगह ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जैम्पा को आरसीबी टीम में शामिल कर लिया गया। गोवा सरकार ने कोरोना से जुड़े कई नियमों को हटा दिया। अब पर्यटक वहां बिना किसी रोक-टोक के जा पाएंगे। उन्हें न तो कोरोना रिपोर्ट लानी होगी और न ही उन पर कोई क्वारंटीन नियम लागू होगा। हालांकि सरकार ने राज्य में आने वाले इन पर्यटकों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में कोरोना एक बार फिर तेजी से पैर पसारने लगा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 2312 नए मरीज मिले हैं, जो कि 58 दिनों में एक रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, कोरोना ने पिछले 24 घंटों में राजधानी दिल्ली में 18 लोगों की जान ली है। इसके अलावा रिकवरी रेट भी घटकर 88.51 हो गया है। दिल्ली में कोरोना के अब तक कुल मामले बढ़कर 1,77,000 के पार पहुंच गए हैं। पंजाब के लुधियाना में बैंक के बाहर एक बुजुर्ग से दिन दहाड़े लूट हो गई। उन्होंने बताया कि वो करीब 3 लाख रुपए जमा करने के लिए बैंक पहुंचे। तभी ये वारदात हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि ये बुजुर्ग बैंक के अंदर जाने के लिए जैसे ही सीढ़ियां उतरने लगे, उसी वक्त पीछे से दौड़ता हुआ एक आदमी आया और उनके हाथ में मौजूद पैसों को छीनकर वहां से भाग गया। दो ਤਾਂ ਉਧਰ ਖੜੇ ਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ अपना मगर आया रिवाल्वर लेके भी। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और इस मामले की जांच में जुट गई। कर रहे हैं चेक इन्वेस्टिगेशन। आरोपी के पैसे छीनने के बाद बुजुर्ग ने उसके पीछे जाने की कोशिश भी की, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाए। यूपी के मेरठ में सीवर में गिरे एक घोड़े को बड़ी मुश्किलों से निकाला जा सका। बताया गया कि ये घोड़ा सड़क पर खुले हुए सीवर में गिर गया।
जिसे कई पुलिस वालों और आसपास के लोगों ने रस्सी की मदद से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। सीवर में गिरने के बाद घोड़ा काफी देर तक वहां फंसा रहा, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और घोड़े को बचाने की तरकीबें सोचने लगे, क्योंकि इस भारी भरकम घोड़े को सीवर से निकालना इतना आसान नहीं था। हालांकि इस काम में आसपास के लोगों ने पुलिस का खूब साथ दिया। घोड़े को निकालने के लिए लोगों ने उसके मुंह और पैरों को रस्सी से जकड़ दिया और फिर उसे बाहर खींचने लगे, लेकिन घोड़े को बाहर खींचने में सभी के पसीने छूट गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कई कोशिशों के बाद घोड़े को सीवर से निकालकर ही दम लिया। इसके बाद बीच सड़क पर खुले सीवर को पत्थरों से ढक दिया गया। बेलारूस में जारी प्रदर्शन के बीच एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें भीड़ कुछ लोगों को पीटती नजर आई। बताया जा रहा है कि जिनकी पिटाई हुई वो रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट हैं। जो सरकार विरोधी रैली में शामिल एक प्रदर्शनकारी को अगवा करने के इरादे से वहां पहुंचे थे। काली गाड़ी से आए इन लोगों ने पहले तो उस प्रदर्शनकारी का पीछा किया और फिर उसे खींचकर गाड़ी की तरफ ले जाने लगे, लेकिन तभी वहां मौजूद दूसरे प्रदर्शनकारियों ने उन्हें देख लिया। इसके बाद तो भीड़ ने इन लोगों पर हमला कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने पलटवार की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ के आगे उनकी एक नहीं चली। लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। हालांकि बाद में ये लोग किसी तरह गाड़ी में बैठे और जान बचाकर वहां से भाग निकले। तेलंगाना के खम्मम में एक लड़के की मौत से गुस्साए लोगों ने एक पार्षद पर हमला कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि लड़के की हत्या की गई और इस साजिश में इलाके के पार्षद का हाथ है, जिसके बाद सैकड़ों की भीड़ ने पार्षद की गाड़ी पर हमला बोल दिया। हालांकि मौका पाकर पार्षद तो वहां से फरार हो गया, लेकिन लोगों ने उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ लोग गाड़ी के शीशे तोड़ते दिखे तो कुछ महिलाएं बोनेट पर ईंट मारती नजर आई। एक लड़का तो गाड़ी के ऊपर ही चढ़ गया। जानकारी मिलते ही वहां कई पुलिस वाले पहुंच गए और लोगों को शांत करने की कोशिश करने लगे, लेकिन भीड़ के सामने उनकी एक नहीं चली। लोगों ने गाड़ी पर जमकर अपना गुस्सा निकाला और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। बीच सड़क पर गाड़ी काफी देर तक जलती रही। जिस सड़क पर यह हंगामा हुआ वहां उस लड़के के कई पोस्टर भी चिपके दिखाई दिए। इस बीच लोगों ने खूब नारेबाजी भी की। काफी देर तक चले हंगामे के बाद लोगों की भीड़ इंसाफ की मांग के लिए थाने भी पहुंच गई। हालांकि पुलिस ने उन्हें न्याय का भरोसा देकर शांत करवा दिया। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने पीपीई किट पहनकर अंतिम संस्कार की रस्म की। एक दिन पहले उन्होंने आर्मी अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। जिसके अगले दिन प्रणब मुखर्जी पंचतत्व में विलीन हो गए। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, इसलिए अंतिम संस्कार के दौरान पूरी सावधानी बरती गई और प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने पीपीई किट पहनकर सारी रस्में निभाई। इससे पहले जब भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का पार्थिव शरीर लोधी रोड पर बने शमशान घाट पहुंचा तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से अंतिम संस्कार में ज्यादा लोग शामिल नहीं हुए और जो लोग आए थे वो पीपीई किट पहने नजर आए। इन लोगों में प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी भी शामिल थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी भी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे, जिसके बाद तिरंगे में लिपटा प्रणब मुखर्जी का शव शमशान घाट ले जाया गया। हैदराबाद के पास साइबराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक महिला से 4 करोड़ 47 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। बताया गया कि ये रुपए ब्लैक मनी है। बताया गया कि देविका रानी इंश्योरेंस मेडिकल सर्विस की पूर्व डायरेक्टर हैं और ये रकम उनके पास से ही बरामद की गई है। फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो मामले की जांच में जुटी है। अमेरिका के पोर्टलैंड में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच एक बार फिर हिंसक झड़प हो गई। अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद वहां ये प्रदर्शन शुरू हुए थे, जो उस घटना के करीब 100 दिन बाद भी जारी हैं। सैकड़ों प्रदर्शनकारी एक बार फिर पोर्टलैंड की सड़कों पर उतर आए और हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह आगजनी भी की। हालात बिगड़ते देख पुलिस भी वहां पहुंची और लोगों को खदेड़ना शुरू किया। इससे पहले प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने मार्च निकाला और मेयर के दफ्तर का घेराव किया। इन लोगों ने मेयर से इस्तीफे की मांग की। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी वहां के मेयर पर निशाना साधा और शहर की इस हालत के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। A city like Portland, where the entire city is ablaze all the time, and a mayor says we don't want any help from the federal government. हालात नहीं सुधरने पर ट्रंप ने वहां अमेरिका के केंद्रीय सुरक्षा बल भेजने की चेतावनी भी दी। महाकाल मंदिर में श्रद्धालु शिवलिंग पर पंचामृत नहीं चढ़ा पाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिवलिंग को बचाने के लिए अहम फैसला सुनाया। अदालत ने श्रद्धालुओं के पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी। साथ ही शिवलिंग को घिसने और रगड़ने पर भी प्रतिबंध रहेगा। ऐसे में भक्तों को वहां सिर्फ दूध और जल ही चढ़ाने की इजाजत होगी। जो पांचों शासकीय पूजाएं होती हैं एक तरीके से, पंचामृत का प्रयोग केवल उनमें किया जा सकेगा। बाकी आम पब्लिक किसी भी समय पंचामृत से अभिषेक नहीं कर पाएगी। दिल्ली के नेहरू नगर इलाके में अंकित गुप्ता नाम के शायर ने गरीब बच्चों की मदद की। इसके लिए अंकित ने पहले ऑनलाइन अभियान चलाया। इस दौरान उन्हें कई लोगों से मोबाइल मिले जो उन्होंने गरीब बच्चों में बंटवाए ताकि वो घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। मोबाइल फोन नहीं होने की वजह से इन बच्चों को कोरोना संकट में काफी दिक्कत आ रही थी। अभी तक हम 75 परिवारों को स्मार्टफोन्स डोनेट कर चुके हैं। ओडिशा के केंदुझर में हाथी दांत की तस्करी का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इनके पास से वन विभाग ने काफी मात्रा में हाथी दांत भी बरामद किया। लोकायुक्त की टीम ने भोपाल और इंदौर में खनिज विभाग के पूर्व अधिकारी प्रदीप खन्ना के ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान वहां से काफी नकदी और कई अहम दस्तावेज जब्त कर लिए गए। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में की गई। इंदौर के पटेल टावर के इस 302 नंबर फ्लैट में एक कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त के 15 से ज्यादा अधिकारी इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इस फ्लैट से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। स्पेन के फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के खिलाड़ियों ने अपना अभ्यास शुरू कर दिया, लेकिन अभ्यास के दौरान लियोनेल मेसी मैदान पर नजर नहीं आए। पिछले दिनों उन्होंने बार्सिलोना से अलग होने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि इसी वजह से अब उन्होंने टीम के अभ्यास से भी दूरी बनानी शुरू कर दी है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुई धमाके के विरोध में एक बार फिर लोगों ने संसद के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। धमाके के बाद वहां के पूर्व पीएम और उनकी कैबिनेट के इस्तीफा देने के बाद मुस्तफा अदीब को नया पीएम भी चुन लिया गया। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनों का सिलसिला थमा नहीं। वहां से सामने आई कुछ तस्वीरों में सैकड़ों प्रदर्शनकारी संसद के बाहर जमा होकर हंगामा करते नजर आए। प्रदर्शनकारी इमारत के अंदर घुसने की कोशिश में उसके गेट को जोर जोर से धक्का देते दिखे, जबकि कुछ लोग गेट के पास की एक दीवार पर चढ़ गए। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के समय कई लोग पत्थर भी फेंकते नजर आए। भीड़ की कई कोशिशों के बाद संसद भवन का गेट खुल गया और कुछ लोग अंदर भी घुस गए, लेकिन उन्हें वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने वापस खदेड़ दिया। प्रदर्शन के समय लोगों ने इमारत को कई तरफ से घेर रखा था। एक तस्वीर में लोग लोहे की एक बड़ी जाली की मदद से गेट को फांदते दिखे, जिन्हें रोकने के लिए गेट की दूसरी तरफ से उन पर लगातार आंसू गैस के गोले दागे गए। लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने कई घंटों तक वहां जमकर हंगामा किया। इस विरोध प्रदर्शन में कुछ महिलाएं भी नजर आईं। गोवा में अनलॉक 4 के नियमों के तहत बार और रेस्टोरेंट खुल गए। हालांकि ऐसी जगहों पर मास्क पहनने और दूरी बनाए रखने के नियम को ध्यान में रखना जरूरी है ताकि कोरोना की रोकथाम हो सके। इसी वजह से पणजी के एक रेस्टोरेंट में एंट्री से पहले वहां पहुंचने वाले लोगों के शरीर का तापमान मापा गया। रेस्टोरेंट खुलने के पहले दिन कोई अपने परिवार के साथ वहां पहुंचा तो किसी ने दोस्तों के साथ खाने का स्वाद लिया। एक आदमी ऐसा भी दिखा जिसने खाना पैक करके ले जाना बेहतर समझा। कई दिन बाद बार और रेस्टोरेंट खुलने पर कारोबारी भी खुश नजर आए। It's a welcome gesture of the government that at least we hoteliers would be happy if the bars are open. वहां के एक दूसरे रेस्टोरेंट ने लोगों को जागरूक करने के लिए काफी दिलचस्प तरीका निकाला। वहां मेन और विमेन के फॉर्मूले से लोगों को नियम समझाने की कोशिश की गई। इस बार और रेस्टोरेंट में लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हुए ही खाने का स्वाद लेते दिखे।